लोगों को क्या पढ़ना है, गोल्गी उपकरण। क्या पढ़ना है, गोल्गी उपकरण। चलिए देखते हैं गोल्गी उपकरण क्या है। कैमिलो गोल्गी द्वारा वर्णित गोल्गी उपकरण, देखिए इसका जो खोज किया था वो किसने किया था, कैमिलो गोल्गी। ध्यान रहेगा, इनके द्वारा जो वर्णित गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। एक दूसरे के ऊपर कैसे रहती है, समानांतर रूप में सजी रहती है। जिन्हें पुटिकाएं मतलब क्या कहते हैं, चपटी पुटिकाएं होती है, एक तरह से अस्तर, अस्तर इनमें से होने के लेयर, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कुंडिका। एक अस्तर पर बना होता है उसे कुंडिका। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है, और इन झिल्लियों का जो संपर्क होता है गोल्गी उपकरण का, वो किससे किससे होता है, ईआर। ईआर मतलब क्या, अंतर्द्रव्यीय जालिका है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, झिल्लियों से होता है। और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है ना। इसलिए क्या, जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को क्या करती बनाती है। ये आप देख रहे हैं पादप कोशिका, ये क्या देख रहे हैं, पादप कोशिका है ना। गोल्गी उपकरण देखिए, ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ जो है, जो ईआर ईआर जो है, ईआर क्या, प्रोटीन, वसा, आप जानते हो इसको क्या करते हैं, असल कर देंगे। वो सारे चीज को पदार्थ को, वो मतलब उसको सारे को पैक करके कहाँ पे रखा जाता है, गोल्गी उपकरण में, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। वो मतलब उत्पादन करते हैं, जो आपका ईआर है, आप जानते हैं प्रोटीन का जो उत्पादन है वो किसमें होता है, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें भी पार्ट था आपका, आगे नहीं था, तो उसमें होता है। अब उसका उस जो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उसको क्या करता है, किसमें भेज देता है, गोल्गी उपकरण में भेजता है। किसमें भेज देता है, गोल्गी उपकरण। ताकि गोल्गी उपकरण जो है ना, किसी को भी भेजता है बाहर, अंदर अंदर लाना है किसी को, मान लीजिए हमारी इस कोशिका में प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, तो किसी दूसरी कोशिका से लाना है, तो वो अंदर जो होगा वो किसके माध्यम से होगा, गोल्गी उपकरण के माध्यम से होगा, समझे। गोल्गी उपकरण के इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। सामान्य शक्कर से कौन सी शक्कर बनती है, जटिल शक्कर, ठीक है। गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्गी उपकरण के द्वारा ही किसको बनाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता। ये जानते हैं क्या करता है, इसका कार्य क्या है ना, जो बहुत सारी कोशिकाएं जो मर जाती है उसको क्या करना, उसका कोशिकांग है उसको साफ करने का कार्य करती है। क्या करने का कार्य करती है, साफ करती है, समझे कि नहीं, क्या करने का कार्य करती है, साफ। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। जिसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम। वो पाचक एंजाइम क्या करता है कि कोई भी यदि आपका मर गया कोई भी चीज, मतलब उसके कोशिकाएं यदि मर जाती है तो उसको क्या करता है, साफ कर देते हैं पाचक एंजाइम है। आर इन एंजाइमों को बढ़ाते हैं, और इस एंजाइम को बढ़ाने का जो कार्य है लाइसोसोम में जो एंजाइम है ना, पाचक एंजाइम, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम, पाचक एंजाइम जो है उसको कौन बनाते हैं, आर है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम कोशिका का क्या, अपशिष्ट निपटाने वाला क्या है, तंत्र। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका को क्या करते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आया क्या, लाइसेंस बेहतर तरीके से समझ में आया है, आप बोले जो एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये क्या करता है, कोई भी चीज टूटा फूटा है, कोई भी चीज मान लीजिए कहीं चोट लग गया, खिंचा गए, है ना, अपनी, तो उसमें उससे काला पड़ जाता है, तो काला धीरे 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 देखिएगा चारों साइड से धीरे धीरे कम होते हैं, गौर किए कभी, है ना, तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, ठीक करता है, साफ करता है, समझे कि नहीं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यही ठीक होता है, ठीक है, पाचित करके कोशिका को साफ करके कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया का भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम, पुराने अंग लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइमकारी होते हैं, जो जटिल पदार्थों को किसमें बदल देते हैं सर, तरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय है ना, मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण यह जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जब कोई भी कोशिका क्या होती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है,
तो लाइसोसोम फट जाते हैं, है ना, और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली या तो आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। एंड क्या करती है, तो उसमें बहुत सारे अंग जो काम नहीं करने लगते हैं, मृत हो जाते हैं, एंड एकदम बेकार का पड़ गया, कोई काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। एंड कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई, कैमिलो गोल्जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1845 को लेप्सिका के समीप फोर्टेनो में हुआ था। उन्होंने पर्विया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। इसका अध्ययन किया मेडिसिन, है ना। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाजिया के सेंट मेटेजियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया। छोटी सी किचन में क्या बना दिया था, प्रयोगशाला। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। इस विधि में किसका उपयोग किया था उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल, है ना। तनु घोल में कुछ नहीं ऐसा नहीं, अम्ल जो होता है ना, अणु, अभी परमाणु एवं अणु चैप्टर पढ़ना है आगे, छोटा से छोटा कण होता है ना। अभी आगे चैप्टर देखा है परमाणु एवं अणु, कौन टेस्ट संडे को मैं लिया था, उसमें अणु पूछा था। अणु क्या है, अच्छा चलिए, टेस्ट कॉपी आप लोगों को कल मिल जाएगा सर। देखिए लिसन टू मी, डोंट टॉक टू मी, है ना। तो यहाँ पे क्या, इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रिया का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। उच्चतम उपाधि मैंने बहुत बड़ा पोस्ट प्राप्त किए, और क्या प्राप्त किया सर, उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है उसके लिए सम्मिलित रूप से उसको क्या किया गया, संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1906 में, है ना। ये थोड़ा सा उनके बारे में था, बहुत ज्यादा जानकारी रखना चाहिए, है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा नहीं समझाया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें हम लोग देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। बाहरी झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है, और अंदर की जो झिल्ली होती है ये दोहरी झिल्ली से बनी होती है। कितनी झिल्ली से बनी होती है, दोहरी, याद रहेगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। एक ऊपर की झिल्ली जो होती है वो कैसे होती है, छिद्रित, और भीतर की झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, वलित होती है। ये वाले एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है ना। ये क्या, एटीपी बनाने वाले, एटीपी मतलब क्या, उसमें भी ऊर्जा रहता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का फुल फॉर्म बताया था, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझे या नहीं समझे, चलिए तो इसका फुल फॉर्म जिसको नोट करना है नोट डाउन कर लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
यहाँ तो लिखा भी है। चलो ठीक है, हो गया सबका। देखिए, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा जो प्रदान करते हैं वो किस रूप में प्रदान करते हैं? एटीपी के रूप में प्रदान करते हैं। इस रूप में एटीपी। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी जो है कोशिका की क्या है? ऊर्जा। कोशिका का जो ऊर्जा है वो कौन है? एटीपी। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। कोई भी नया कोई कार्य करना है, आंतरिक कार्य करना है या रासायनिक यौगिक बनाना है, तो वो सारे चीज में एटीपी में जो ऊर्जा संचित रहता है उसी का क्या करता है? प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तभी जाके वह इस कार्य को कर पाता है ना। हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत ही क्या है? अद्भुत अंगक। अद्भुत मतलब एक अपने में यूनिक टाइप का, समझे नहीं, अलग, सबसे अलग, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसका अपना डीएनए होता है। अपना क्या होता है? डीएनए। और अपना क्या होता है? राइबोसोम। डीएनए मतलब क्या? किसी में भी क्या रहता है? सूचना क्या रहता है? एकत्रित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए, है ना। राइबोसोम भी होता है इसमें। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अपना कुछ प्रोटीन क्या बनाते हैं? स्वयं। देखिए प्लेस्टिड क्या है? प्लेस्टिड क्या पढ़ना है हम लोग को? प्लेस्टिड। ठीक है, प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड केवल किसमें स्थित होते हैं? पादप कोशिका। याद रहेगा, है ना। अंतर स्पष्ट करने में, अंतर स्पष्ट यदि करना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, देखो आप लोग कोशिका भित्ति जानते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि प्लेस्टिड पाया जाता है और प्लेस्टिड उसमें नहीं पाया जाता, है ना। और भी आगे बहुत सारी चीजें, है ना। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड केवल किसमें होते हैं? प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोप्लास्ट और क्या? ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट और क्या? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड होता है। कैसे होता है? रंगीन। और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड होता है। रंगहीन माने इसमें कोई रंग नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट में, किसमें? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन, मतलब इसका कलर होता है। ठीक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए अब क्रोमोप्लास्ट, देखिए सबसे पहले चीज प्लेस्टिड। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जिसमें क्या होता है? कलर होता है, रंगीन होता है। रंगीन होता है, होता है कि नहीं होता है? कलर होता है। ठीक है। क्रोमो, क्रो, कलर, याद रहेगा इस तरीके, है ना, उसमें रंगीन होता है। ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत रंग का होता है, या तो उसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। समझे या नहीं समझे? रंगहीन मैंने बुझते कि नहीं, जिसमें कोई रंग ना हो। ठीक है। अब जैसे देखिए वैसा क्रोमोप्लास्ट, वैसा क्रोमोप्लास्ट, है ना, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक हो। क्लोरोफिल जानते हैं, जिससे पत्तियां क्या होती है? हरी, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वैसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा, वैसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, कौन सा सर? क्लोरोप्लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही क्या है? आवश्यक है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? क्या आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है क्या आपका? ये क्या बोलते, सॉरी क्लोरोफिल नहीं होता है जी। क्रोमोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, जिसमें क्या रहता है? स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, स्टार्च समझता है, हिंदी में बोलते हैं मंड, है ना, जो चिपचिपाहट टाइप की होती है किसी भी चीज में। देखें आलू देखे, भिंडी देखे, पैक्ची देखे, पैक्ची देखे, चिपचिपाहट टाइप की नहीं होती है ऐसे, स्टार्च जो बोलते हैं। भात भी खाते हैं, इसमें कभी कभी ज्यादा हो जाता है खाना, तब ऐसे चिप रहे तो देख रहे हैं जो होता है कि नहीं होता है, अलग टाइप का हल्का सा स्टार्च जरूर होता है। ठीक है। तो जिसमें स्टार्च, वैसा मैंने ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। उसमें क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या रहता है? स्टार्च रहता है, तेल रहता है, और क्या रहता है? प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। किसमें? और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल, है ना, उसको क्या कहा जाता है?
क्लोरोप्लास्ट क्या बुलाया जाता है? नाम नया है लेकिन समझ में सब कुछ आया, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है ना। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो क्या होता है? स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। बाहर से यदि देखिएगा प्लेस्टिड को तो वो किसकी तरह दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जिस प्रकार से राइबोसोम डीएनए होता है उसी प्रकार से प्लेस्टिड में भी क्या होता है? अपना डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम। रसधानियां, देखिए रसधानियां क्या है? रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की, इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं वो तो वहां पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छा देखिए थोड़ा सा ध्यान में, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां है ना। ठोस पदार्थ और किसका? तरल पदार्थ का संग्राहक थैली, मतलब तरल पदार्थ जो भी है सारा इसमें रहेगा, है ना। वैक्यूम इसी को बोला जाता है क्या? राजधानी। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां कैसी होती है? जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में, हाँ इसी को, जंतु कोशिका में राजधानियां जो होता है वो क्या होता है? छोटी होती है। इसके कारण से क्या छोटी? इस वजह से क्योंकि मैंने राजधानियां में है कि पानी वानी स्टोर रहता है, किसका क्या रहता है? जल वगैरह स्टोर रहता है, तरल पदार्थ। कौन सी पदार्थ? तरल पदार्थ इसमें स्टोर होता है। तो पेड़ पौधा को ज्यादा चाहिए, एक बार बारिश हुआ तो उसको अपना पानी रख लेना पड़ेगा। हम लोग को जैसा जरूरत है, अरे निकाले बोतल, अरे एक बोतल पानी, अरे एक गिलास, एक बोतल, जो मन करता है सो डाल देते हैं। डाल देते नहीं, जब जरूरत हो तभी डाल देते। लेकिन पेड़ पौधा क्या करेगा? अभी जरूरत है, अरे लानी रहते नहीं, एक डिब्बा पानी दे, नहीं ऐसे जी। तो इस वजह से उसकी जो राजधानियां होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। किसकी अपेक्षा? जंतु कोशिका की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। अब कुछ कुछ ऐसे पादप कोशिका है ना पौधा में, ठीक है, उसमें 50 से 90% कोशिका का जो 50 से 90% तक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? राजधानियां ही। राजधानी उसमें खाली पानी भरने के लिए कोशिका है ना जी। कोशिका का सबसे जो पार्ट होगा वो 100%, मान लीजिए कि ये पार्ट होगा पूरा कोशिका, ये पूरा क्या होगा? पार्ट कोशिका। इसका जो 90%, सपोज दैट इतना कितना हो गया, इतना पार्ट जो हो गया क्या हो गया? 90%। 50 से 90% में आधा, 50% में कितना ले लेंगे? आधा। आधा से एकदम 90% तक क्या रहता है? सिर्फ राजधानी रहता है, पानी भरने का ही जगह रहता है। बुझ पाए या नहीं बुझ पाए? किसमें? राजधानी में। पादप कोशिकाओं में राजधानी उस तरफ से, पादप कोशिकाओं की राजधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्थिति तथा कठोरता प्रदान करता है। स्थिति मतलब ज्यादा कठोरता, और स्थिति मतलब क्या होता है? जिसके कारण से लचीलापन आ सके, है ना। ऐसे जैसे एक दो ठो पेड़ होता है कि पतला है लेकिन टूटता नहीं है, और एक दो ठो पेड़ होता है जो मोटा भी है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है ना। सहजन का पेड़ देखे? कौन कौन देखा? हम बताओ। अच्छा अगर मैं सहजन का नहीं देखा, मुनगा साग का पेड़ देखा? मुनगा साग, सीटी, मुनगा साग सीटी नहीं देखा? सीटिया वाला सब देखा, सहजन नहीं देखा था? नहीं, सहजन उसी को बोलते हैं हिंदी में। चलो ठीक है, तो उसको देखते हैं कितना मोटा है, वो फटाक फटाक टूट जाएगा, है ना। जामुन वाला भी, केला, केला जल्दी जल्दी टूट जाता है, केला के पेड़ में चढ़े हैं उसमें पौधा। तो उसमें अस्थिति मतलब अस्थिति वही कठोरता प्रदान करता है। किसी क्या प्रदान करता है? कठोरता, ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है ना। एक कोशिकीय जीवों, एक कोशिकीय जीव जो भी है, जैसे अमीबा की खाद्य राजधानियों में उनकी द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। कुछ कुछ ऐसी भी है जीव, कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव, जिसमें राजधानियां एक क्या होती है? अतिरिक्त होते हैं, ताकि उसमें जल ज्यादा संचित रख सके और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जो शरीर में कोई जरूरत नहीं है
वैसे पदार्थों को शरीर से क्या किया जाए, बाहर निकाल सके, वैसा कार्य करता है कौन, रसधान्य। कुछ कुछ में, सब में नहीं, सब में नहीं। समझे या नहीं समझे? ये प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब देखिए आगे जो है, हमको लगता है ये लास्ट टॉपिक है क्या, कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जीवधारियों में वृद्धि, यानी वधी लिख दिया, क्या है यहाँ पे, वृद्धि। आप लोगों का भी वधी लिखा हुआ, वृद्धि होगा, वृद्धि होगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब है तो वो है कौन सा वर्ड, वृद्धि। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए आप लोग 8 क्लास में पढ़े थे, जंतुओं में जन्म पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, है ना? कोई भी क्या होता है, 2 संलयन करता है, मतलब शुक्राणु अंडाणु मिल गया, फिर क्या है, संतति का जन्म होता है कि नहीं होता है? तो उसी से धीरे 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 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? तो कैसे हुआ विभाजन? हो गया कोशिका का, क्या हो गया, वही कोशिका का विभाजन कैसे होता है ये जानिए। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। अब यदि वृद्धि हो रहा है तो उसमें नई कोशिकाएं ऑब्वियसली मैटर क्या करना है, बनना ही बनना है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। इसके कारण से पुरानी जो मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का जो है प्रतिस्थापन कर दिया, या तो प्रजनन हेतु क्या करता है, युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब जुड़ना, नई कोशिकाओं को जुड़ना, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है ना। एक सूत्री और एक क्या, अर्धसूत्री। ये 2 नाम का क्या है, कोशिका विभाजन की क्या है, प्रक्रिया है ना। सूत्री और अर्धसूत्री मतलब क्या होता है ना। कोशिका में क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, गुणसूत्र कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाया था, मतलब कितना हो गया, 40 गो, होता है कि नहीं होता है? तो माता और पिता दोनों से, अब जैसे मान लीजिए कि गुणसूत्र आदि नए संतति में जाएगा तो 23 जोड़ी एकर से, 28 जोड़ी एकर से, माता से भी और इससे पिता से भी 23 जोड़ी, अब क्या जोड़ी हो जाएगा, 46 जोड़ी। तो उसमें तो सब चीज डबल हो जाएगा, डबल इंफॉर्मेशन है ना। उसका 2 को हाथ देने का बात है तो 2 को एकर से हाथ दे देगा, 2 को एकर से हाथ दे देगा, 4 को हाथ हो जाएगा, है ना। एक नाक माता से प्राप्त हो गया, एक किससे प्राप्त हो गया, पिता से प्राप्त हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 को नाक हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे देखिए, अब ऐसे में क्या है, इसी वजह से ये अर्धसूत्री कैसे होता है सर, अर्धसूत्री कहने का मतलब, कोई देखते हैं केकरो बोलता है तोर नाका देखे मम्मी जैसे मुझे, तोर बड़ा देखे पापा जैसे मुझे, तोर मुड़िया देखे मम्मी, ऐसे बोला जाता है कि नहीं। तो कुछ गुण किससे प्राप्त होता है, माँ से, और कुछ गुण किससे, पिताजी से, है ना। ऐसे आप मान लीजिए मनुष्य में, इसी तरह से सभी जीव जंतु में, बात समझे या नहीं समझे, सभी में, ठीक है। तो इसी को क्या बुलाया जाता है, कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन, क्या सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। और इसी में जब वो कभी कभी जब ज्यादा चल जाता है, किसी से ज्यादा चल जाता है, तो इसी वजह से किसी का देखिएगा 6 उंगली हो जाएगा, ठीक है, 5 उंगली की जगह कितना हो गया, 6 उंगली हो गया, इन्फॉर्मेशन चेंज, है ना। डाटा भेजना चाहिए उसको इतना कि इतने होगा, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन चेंज, 6 उंगली हो गया, ठीक है। और उसका और क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, गोड़ में 6 उंगली, हाथ में 6 उंगली, ठीक है। तो उसके बाद मुड़ी भी 2 हो जाएगा, कितना हुआ मुड़ी 2, नहीं देखे, अरे वो हुआ है जी, बात करते आप लोग, मुड़ी भी 2 देखे, आप नहीं देखे तो अलग नहीं। कौन देखा है 2 मुड़ी वाला आदमी, मैंने ऐसे चलते फिरते नहीं, मतलब मोबाइल में देखिए। तो यही है सूत्री विभाजन और क्या, अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे देखिए, अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, वृद्धि हेतु विभाजित होती है। वृद्धि हेतु क्या होती है, विभाजित, डायरेक्ट बढ़ जाता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, सूत्री। जैसे अमीबा, अमीबा में देखिए, अमीबा में क्या है, एक अमीबा है रह करके, ठीक है, धीरे 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 टूट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे नहीं समझे, 2 होता है। इसमें क्या हो गया, सूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, सूत्री विभाजन। इतना इन्फॉर्मेशन है,
होती मरती है जरूर। उसका विभाजन है अलग, क्या बोलते हैं, विभाजन हो गया, उसका मृत कोशिकाएं होती है ना जी, पुराने में तो उसका कार्य खत्म, मृत हो गया। देखिए, तो ऐसे क्या बोला, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या बोला जाता है, उत्तरी विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक मातृ कोशिका, मतलब अपनी माता से जैसे प्राप्त हुआ है ना, उस प्रकार से मातृ कोशिका भी क्या किया कहा जा सकता है ना। विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। विभाजित होकर कितना समरूप बनाते हैं, दो ठो। अभी दिखाया आपको, अमीबा का दिखाया कि नहीं, दो ठो एकदम एक जैसा बनेगा बस। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अब संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, मातृ कोशिका में जितनी होगी उतने ही उसमें रहेगा, इस वजह से उसको सूत्री है ना। और जैसे आप लोग को माता पिता के बारे में भी समझाएं, है ना, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री, कुछ गुण इससे कुछ गुण उससे, है ना। तो उसको 23 इससे प्राप्त होता है, 23 उससे प्राप्त होता है, 46 हो गया। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। अब देखिए, अर्ध कोशिका के बारे में जानते हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करते हैं। संतति निर्माण कैसे करते हैं, निषेचन के पश्चात। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, है ना, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जिसमें क्रमशः कितने विभाजन होते हैं, दो। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 4। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है ना, आधी इस वजह से हो गई, ये आधी नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डबल, है ना, डबल इंफॉर्मेशन तो सारा डबल, है ना। अब बाप का बाल उड़ा हुआ है, अब बेटा माँ का बाल बहुत ज्यादा घना है, अब बेटा कैसे दिया जाए। अच्छा, बेटी को बहुत सारे देखे कि मैंने बाल उड़ गए करके सब दोनों खत्म, नहीं, बेटा को उड़ता है बहुत ज्यादा, टकल टकला। चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।